हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स हम बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में चल रही थी। तो इसमें देखिए हमारी 4th यूनिट चल रही है और आज ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था ना, देखिए वो था प्रोटीन बाइंडिंग एंड कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन। तो यहाँ तक की सारी वीडियोज़ को आप देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी सारी नोट्स भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक, जो कि देखिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये थोड़ा अजीब सा ये मतलब टॉपिक है, लेकिन ये आता नहीं है क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो सारा कुछ हमने कवर करना है। एंड इसको देखिए हम 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। 5th यूनिट को हम 3 ही लेक्चर में पूरा कवर कर देंगे और वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा टॉपिक है, देखिए वो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कि देखिए हमारे यूनिट का नेम है वो है कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है और कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो सिंपली इस टॉपिक का मतलब ये है कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में आप बताइए और वो कैसी होती है वो आपने थोड़ा बताना है। तो आपने देखिए यूनिट जो सेकंड थी शायद यहाँ पे आपने पढ़ा हो, जहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जो सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, दो टाइप्स के हमारे सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उसके क्या बोलते हैं, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो शेप एंड साइज होता है बिल्कुल सेम होता है और वो जो है एकदम डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। डेफिनेट कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये कोई भी, सपोज करिए कोई भी हमारा सॉलिड है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सभी का जो शेप है और साइज बिल्कुल सेम है और एकदम लाइन में है, जैसे कि अरेंज्ड हुए पड़े हैं, तो उनको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। एक होता है हमारा अमोर्फस। अमोर्फस कहने का मतलब है कि जैसे कि सपोज ये हमारा सॉलिड है, इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ ऐसे होंगे, तो और इनका भी कोई डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होगा। तो ये है हमारे अमोर्फस। अगर हम वहीं अब जो हम बात कर रहे हैं अपना क्रिस्टलाइन वाले, तो वो एकदम डेफिनेट ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, सेम शेप के होंगे और जैसे कि मैं आपको बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से होते हैं। तो सिंपली आपने यही लिखना है कि क्रिस्टलाइन बोले तो एनी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इन विच पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स हैव सेम साइज एंड अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ऑर्डर। एकदम डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं और सेम साइज एंड शेप होता है पार्टिकल का। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बना देना है और एक एग्जाम्पल सिंपली यहाँ बताना हो कि जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड या बोले तो कौन कौन से ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलिन होती है। जैसे कि सॉल्ट हुआ हमारा NaCl, ऐसे सोडियम नाइट्रेट हुआ, डायमंड हुआ, तो ये जो है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं या बोले तो क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये NaCl यानी कि सॉल्ट की बनी हुई है। तो यहाँ पे देखोगे जो सोडियम और जो क्लोराइड जो आयंस होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे कि जो ब्लैक कलर में है वो क्लोराइड आयन है, फिर रेड कलर में ये सोडियम आयन है। तो मतलब क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम, इस तरीके से डेफिनेट अरेंजमेंट है, मतलब एक के बाद एक है, दूसरा उसके बाद है, एंड ये एक ही ऑर्डर में लगे हुए हैं एकदम लाइन वाइज। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर नज़र आती है जब हम इसको देखते हैं। तो ये है एकदम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से सिंपली ये टॉपिक में आपने बताना है, केवल इतना ही आपने लिखना है। ठीक है, बात करते हैं इसमें दूसरा जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट का ही बिल्कुल टॉपिक है, जो कि है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है, फिर देखेंगे क्या है इसका थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने जरूर से पढ़ा होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे कि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, जैसे कि सपोज करिए एक आपका एक रिएक्टेंट है, दूसरा वी रिएक्टेंट है, और इनके मिलने से हमारा एक AB प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस रिएक्शन की कितनी रेट है बोले तो कितनी स्पीड से हमारा ये कॉम्प्लेक्स या बोले तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, उसको निकालने के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसको हम K बोलते हैं, वही हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट ही कहलाता है। यानी कि इट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन ए सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। कि यहाँ पे देखिए जो मैंने दिखा रखा है कि A+B हमारे रिएक्टेंट है, ये आपका कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है, बोले तो प्रोडक्ट बन रहा है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन में जो हमारे रिएक्टेंट हैं दोनों A प्लस B, तो उनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद में कंसंट्रेशन। मतलब देखिए कि अगर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है या बोले तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पे K की वैल्यू इंक्रीज होगी बिकॉज वो ऊपर है हमारा प्रोडक्ट। अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की तो वहीं K की वैल्यू कम होगी। सिंपल सी आपको बात समझ आई होगी कि यहाँ पे ए बी जब भी बनेगा बोले तो प्रोडक्ट बनेगा यानी कि कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होगा, बोले तो कॉम्प्लेक्सेशन इंक्रीज होगा। यानी कि अगर के की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेशन इंक्रीज होता है, वहीं अगर के की वैल्यू कम होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से तो कॉम्प्लेक्सेशन वहाँ पे कम होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ देखिए सिंपली मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हायर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन मोर स्टेबल द प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा बिकॉज ए बी जो है वो ऊपर है, तो ऊपर जितना भी रहेगा तो हमारा के की वैल्यू इंक्रीज ही होगा, और जितना ज़्यादा ए बी की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस होगी। यानी कि के इंक्रीज अगर बोले तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो कॉम्प्लेक्सेशन भी इंक्रीज हो जाता है। अगर वहीं के की वैल्यू कम हो जाती है तो कॉम्प्लेक्सेशन भी कम हो जाता है बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, ए भी सिंपली अलग अलग पड़े होते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं भी समझ आया तो आप दोबारा से रिपीट कर लेना। तो सिंपली ये होता है आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है इसका थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट। थर्मोडायनेमिक कहने का क्या मतलब है कि थर्मोडायनेमिक आपने देखिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी होता है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आपने बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेम में पढ़ी होंगी जो आपने थर्मोडायनेमिक का चैप्टर पढ़ा होगा। तो अगर देखिए बात करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की तो उस स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ का क्या असर पड़ता है। मतलब जो हमारी तीनों चीज़ें हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है कि द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, कि जो भी कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड होते हैं। बोले अगर डेल जी यानी कि फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी अगर ये चेंज होते हैं तो कॉम्प्लेक्सेशन भी चेंज हो सकता है और स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है। तो यही कहलाता है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो कहने का मतलब है कि आपने सिंपली इस टॉपिक में ये बताना है कि ये जो हमारी तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं डेल जी, डेल एच और डेल एस, तो इनके चेंज होने से स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या वो घटता है या बढ़ता है। तो सिंपली ये आपको बताने के लिए एक रिलेशनशिप समझनी होगी जो कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो हमारी तीनों चीज़ें हैं गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी के बीच में। कि आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में कि डेल जी इक्वल्स टू होता है डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। काफ़ी फेमस ये इक्वेशन है, रिलेशनशिप है। डेल जी हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच जो है वो है चेंज इन एंथैल्पी, एंड टी जो है वो टेम्परेचर है केल्विन में, और डेल एस जो है वो है हमारा एंट्रोपी। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप है और इसी से आपने बताना है कि अगर इन तीनों में चेंज होता है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है देखिए अगर हमारी डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है बोले तो प्लस में रहती है। प्लस कहने का मतलब है कि जैसे कि सपोज करो मैं आपको एग्जांपल से फिल करके बताता हूँ जैसे कि डेल जी इक्वल्स टू और डेल एच की वैल्यू सपोज करो हमने यहाँ पे डेल एच की वैल्यू हमने 30 मान ली। ठीक है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस रख लिया और यहाँ पे डेल एस की वैल्यू हमने मल्टीप्लीकेशन में 2 लिख दी। तो इनके मल्टीप्लीकेशन के बाद में यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, डेल जी इक्वल्स टू 30 माइनस 20, सो डेल जी इक्वल्स टू 10। तो ये 10 जो है हमारा प्लस में रहेगा। तो कहने का मतलब कि अगर डेल जी की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो उस कंडीशन में हमारे स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बोले तो कॉम्प्लेक्सेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस केस में यानी कि जब डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सेशन के। मतलब अगर प्लस में जब भी डेल जी की वैल्यू आएगी इसका कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सेशन वहाँ पे घटेगा। और जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर कॉम्प्लेक्सेशन बढ़ता है तो हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ता है, अगर कॉम्प्लेक्सेशन घटता है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी घटता है। तो यहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लेक्सेशन घटेगा इसका सिंपल कहने का मतलब है कि अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव रही तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी घटेगा। समझ आ गया। तो ये एक पहली कंडीशन है। तो सिंपली यही लिखा है कि मीन इफ गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू इज पॉजिटिव so complexion rate decrease and that's why stability constant also decrease। तो यह है पहली कंडीशन। बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, अगर यही डेल जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आती है तब क्या होगा। नेगेटिव कहने का मतलब है कि सिंपली वही देखिए मैं आपको वैल्यू पुट करके बताता हूँ कि डेल जी इक्वल्स टू यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं किसकी वैल्यू, डेल एच की वैल्यू, और माइनस टी टेम्परेचर हम यहाँ पे 10 ही ले लेते हैं और यहाँ पे हम डेल एस की वैल्यू हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद में घटाने के बाद में कितना आएगा 20 माइनस 40,
सो यहाँ पे -20 आएगी डेल जी की वैल्यू, ठीक है। तो ये जब माइनस में आता है डेल जी का मान या वैल्यू, तो वहाँ पे उस केस में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्सेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर नेगेटिव में अगर डेल जी की वैल्यू है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली वही लिखा है कि मीन इफ डेल जी वैल्यू इज नेगेटिव सो कॉम्प्लेक्सेशन रेट इंक्रीज एंड दैट्स वाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो यह है रिलेशनशिप की कैसे गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होने की वजह से या उसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होने की वजह से कॉम्प्लेक्सेशन कैसे घटता है और कैसे बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जैसे कि हमारी वैल्यू है कि देखिए अगर डेल एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, मतलब इन दोनों के मिलाने से अगर डेल एच की वैल्यू ज़्यादा होगी तभी डेल जी का मान जो है वो पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी सिंपली देखा था कि जब डेल एच का वैल्यू जो थी मतलब वो 30 थी और इन दोनों की केवल 20 थी, तब जाके यहाँ पे प्लस में किसकी वैल्यू आई थी, डेल जी की वैल्यू। वहीं अगर टी और डेल एस का जो मान है वैल्यू है अगर वो ज़्यादा रहती है किससे, डेल एच से, तो वहाँ पे जो हमारे डेल जी का मान जो होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर और डेल एस अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आती है। मतलब ये टेम्परेचर और डेल एस जितना ज़्यादा होगा तभी तो हमारी वैल्यू डेल जी की माइनस में आएगी। तो ये मैंने वही लिख रखा है। एंड अगर यहाँ पे हमारा डेल एच का मान इंक्रीज हो जाता है तो प्लस में आएगी किसकी वैल्यू, डेल जी की। यानी कि अगर ज़्यादा होता है डेल एच तब या कि यहाँ पे जो हमारा डेल जी है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, प्लस में रहेगी। तो ये जो है इन तीनों के चेंज होने से इस तरीके से डेल जी चेंज होता है। जब डेल जी चेंज होगा उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्सेशन और स्टेबिलिटी कांस्टेंट चेंज होता है। तो यहीं पे देखिए इस तरीके से आपकी यूनिट ये कंप्लीट होती है और आपका टॉपिक यही था कि क्या है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट होती है। बाकी देखिए 5th यूनिट में कुछ नहीं है, पीएच वगैरह है और उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं वो है, और बफर सॉल्यूशन है। तो इनको हमने 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं, फटाफट मैं आपको अपलोड करता हूँ, देन मिलते हैं उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।